नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब शाम से 6 बजे से आपको रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी यहां पे कराई जाएगी। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे, जिसमें से आज आपने देख ही लिया होगा कि पहली क्लास जो थी वो ललित सर के द्वारा ली गई शाम को 6 बजे, जो कि जीएस की थी। उसके बाद सर के द्वारा, यादवेन सर के द्वारा मैथ्स की क्लास ली गई। अब जो क्लास है वो आपकी जीएस की क्लास है। ये क्लास आपको रोजाना 9 बजे मिलने वाली है। ठीक है, सॉरी, जीएस की क्लास नहीं, साइंस की क्लास है। इस साइंस में हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, यानी मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा सिलेबस बता दिया था कि हम किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे, किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। अब जो वीडियो है, यानी अब जो आपका है प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है, या फिर कहेंगे प्रैक्टिस सेट नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उनकी प्रैक्टिस कर देंगे। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद में हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेलवे के एग्जाम हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपसे कई बार पूछा था कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के द्वारा जो डिमांड की गई थी वो ये थी कि हमें यूनिट, जैसे आपका चैप्टर वाइज पढ़ना है। अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप मेरे द्वारा अब चैप्टर वाइज फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो पहला चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स जब भी स्टार्ट होती है हमेशा एक चैप्टर से स्टार्ट होती है। एक चैप्टर का मतलब उस चैप्टर से स्टार्ट होती है जो इसका बेस है। अब वो बेस क्या है? वो बेस ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। यहां पर यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का बेस माना जाता है, उसी से आपके चैप्टर निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? वो पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजर को कवर करने वाले हैं। तो यहां चलिए बात करते हैं। आप जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एएसपी हैं, सीमा जी हैं, गजेंद्र सिंह हैं, तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अब पहले क्वेश्चन से मैं बात करता हूं। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि यहां पे फिजिक्स की जब बात करेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है, जैसे मैंने बोला कि पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किसका यूज होगा? मैंने बोला मापन को। फिजिक्स की लैंग्वेज में यहां पे मापन का बात करेंगे। तो मापन को जब भी पढ़ना हो तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें मेजरमेंट करना होगा, मेजरमेंट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। और कंपैरिजन जब हम करेंगे तो मान लो मैं आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, लेकिन मान लो कोई ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति हैं दो। यहां पे अगर मैं बोल दूं कि एक ए व्यक्ति ने, यहां पे मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति के लिए लिख दिया 10। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों चले थे। अब जब चले थे तो यहां पे मुझसे ये पूछा गया कि ये दोनों जब चल रहे थे तो चलने के बाद में कौन इनमें ज्यादा चला, कौन इनमें कम चला। राधे राधे रितु कुमारी, क्षमा शर्मा सर, ये फिजिक्स की पहली क्लास है। हाँ जी, पहली क्लास है ये फिजिक्स की। आप फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। मैंने बताया था कि अब आप लोगों की डिमांड थी कि चैप्टर वाइज पढ़ना है, और चैप्टर वाइज पढ़ने के अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है वो आपको चैप्टर वाइज जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, उसकी कि थोड़ा सा हमें जानना भी है कि हाँ, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। मैंने बात की कि मापन की, तो जब हम मापन की बात करेंगे तो यहां मैंने बोला कि दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति चले कुछ, और चलने के बाद में किसी ने बताया कि ए चला 5 और बी चला है 10। अब आप यहां पे बता पाएंगे कि कौन ज्यादा चला है, कौन कम चला है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां पे मेरे पास में क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड के साथ में मुझे क्या चाहिए? मुझे यह भी पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट के बेस पर ही मैं बता सकता हूं कि कौन ज्यादा चला, कौन कम चला। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये 5 चला था, तो 5 की जगह पे मैंने क्या कर दिया? एक और चीज जोड़ी, जिसे बोला मैंने किलोमीटर। ठीक है, दूसरा जो था वो 10 चला, इसको कह दिया मैंने 5, इसको मीटर जोड़ दिया। अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन ज्यादा चला, कौन कम चला। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि मापन के लिए मुझे किसकी जरूरत है? मुझे परिमाण के साथ साथ, यानी मेरे पास में मैग्नीट्यूड तो था,
5 और 10 मैग्नीट्यूड थे, लेकिन परिमाण के साथ साथ मुझे किसकी जरूरत और है, वो है आपकी यूनिट की, जिसे हम कहते हैं मात्रक या फिर कहते हैं इकाई। तो ये बात आप याद रखना कि जब भी यहां पे बात आएगी मापन की, तो मापन में केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, ना ही केवल यूनिट से काम चलने वाला है। मापन के लिए इन दोनों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और यूनिट की जरूरत है, ठीक है ना ही। आप अगर मान लीजिए आप नंबर्स की बात करें, तो मान लो मैंने कहा कि ए जो है वो ए चला था 5000, ठीक है, ए चला 5000 और बी चला कितना 200। अब यहां पे बात आती है कि हम नंबर्स के बेस पे भी तो बता सकते हैं कौन ज्यादा कौन चला। अब मैं यहां पे यूनिट का यूज कर लूं, मान लीजिए मैंने इसके लिए यूज किया मीटर का और इसके लिए यूज किया किलोमीटर का, तो अब आप बता सकते हो पहले लग रहा था कि नंबर के बेस पे हो सकता है ए ज्यादा चला, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में जैसे ही यूनिट जुड़ी तो मैंने फिर क्या बोला कि बी ज्यादा चला। क्यों? क्योंकि किलोमीटर तो ज्यादा होता है। अब किलोमीटर ज्यादा है तो कौन ज्यादा चला, बी ज्यादा चला, ठीक है। तो इस बेस पर हम मापन को बता सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए मुझे किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है और उसके साथ साथ इकाई की जरूरत होती है, यानी यूनिट की जरूरत होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा फंड दो यहाँ पे बात आती है कि मेजरमेंट तरीके दो उन चीजों से किया जाता है। यहाँ पर मेजरमेंट की जब बात करेंगे यानी मापन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक आता है आपका, या फिर कहेंगे यूनिट की बात करें तो यूनिट की जब बात करेंगे तो यहां पे एक आती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरी जो होती है जिसे हम कहते हैं डराइव्ड, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या है, ये 7 होती हैं और ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होती हैं या किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। अब इस पर हम कैसे बोलेंगे, मैंने बोला कि मान लो एक ये सड़क है, ये रोड चला है, रोड बना, इस रोड को 2020 में बनाया गया और 2020 में जब बनाया गया तो इसकी जो लंबाई थी, इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, 24 किलोमीटर थी, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि 2024 में इस रोड पर की इसकी लंबाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस रोड की लंबाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर लेंथ क्या है, वो डिपेंड नहीं कर रही है किसी पर, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, 24 किलोमीटर वो लेंथ थी 2020 में, 2024 में भी उसकी लेंथ क्या रहेगी, 24 किलोमीटर ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल यूनिट होगी, टाइम भी और लेंथ भी। तो इस तरीके से आपके पास में 7 यूनिट होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और यहां पे डेराइव्ड की बात करेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं कि हर फॉर्मूले से यहां पे एक आपकी डेराइव्ड यूनिट निकल के आती है। तो जैसे मैंने बोला एरिया बोला, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उसमें क्या होगा, लेंथ है और ब्रेथ है, दोनों दोनों को मिला के क्या बन रहा है, तभी तो एरिया बन रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी करेगा और इसकी चौड़ाई पर भी करेगा, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। कोई भी चीज बढ़ा दी जाएगी तब उस पर तो एरिया बढ़ जाएगा, कोई भी चीज घटा दी जाएगी तो एरिया घट जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बता दिया। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। ए कहता है आपका mg, जिसे कहते हैं मिलीग्राम, बी है आपका ग्राम और सी है यहां पे मोल और डी है यहां पे किलोग्राम। तो इनमें आपको बताना है कि यहां पर एसआई इकाई में मोल किसका प्रतीक है। क्षमा शर्मा का आंसर आ गया ए, एएसपी का आंसर आ रहा है सी, रितु कुमारी बता रही हैं मोल। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं इनमें से कौन एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो मैंने अभी बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, उन 7 फंडामेंटल में यूनिट में एक यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट में एक यूनिट है जिसका नाम है मोल। अब इसके लिए जो भौतिक राशि होती है वो भौतिक राशि क्या है, वह है पदार्थ की मात्रा। और ये पदार्थ की मात्रा का अगर आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। और आपने सुना होगा केमिस्ट्री में यूज होता है ये
केमिस्ट्री में बोला जाता है कार्बन के 12 परमाणुओं की संख्या, ऐसे बोला जाता है कार्बन के 12 परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर हम पदार्थ की मात्रा को निकालते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन यहां की बात करेंगे तो यहां पूछा गया है कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है। प्रतीक के बारे में बात की है तो प्रतीक जो होगा वो MOL होता है। और MOL आपको कहां दिख रहा है मोल के लिए, ऑप्शन नंबर सी में। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यहां पे दिखाई दे रहा है। मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, MOL से। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। ऋतु कुमारी, ASP, क्षमा शर्मा, क्या आंसर होगा कि इनमें से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। ये भी कैंडेला क्या है, यहां पर ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है। और फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे पूछा गया A आवेग का, B कहता है वेग का, C कहता है आपका बल का, और D यहां पे बता रहा है कि ज्योति तीव्रता का। तो मैं बता दूं यहां पे, क्षमा शर्मा, कोई बात नहीं है, गलत हो गया है तो कोई नहीं, आपको आंसर सही पता चल गया है। पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो। सही से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर गलत हो गया है तो कॉन्फिडेंस को गिराने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होगा कि गलती होती है उसे सुधारा जाता है, ठीक है। आंसर आ चुका है बी आंसर, ऋतु कुमारी का आंसर है डी, ASP बता रहे हैं डी। तो बता देता हूं मैं, आवेग की बात करेंगे तो जब मैं आवेग की बात करूं, यहां पे आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आवेग कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, संवेग, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, संवेग इनटू समय। और समय की यहां पे बात करेंगे तो यहां पे मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड। मात्रक की यहां पे बात करूं तो क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछा गया है कैंडेला के बारे में, कैंडेला के बारे में पूछा है, R न्यूटन सेकंड रहा है, तो ए ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेग की बात करेंगे तो वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन। वेग क्या होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। वेग क्या होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां पे मैं बात करूंगा वेग की, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, विस्थापन बटे समय बनेगा। और विस्थापन बटे समय बनेगा तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन को मीजर करते हैं मीटर में, और समय को मीजर करते हैं टाइम या फिर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहां पे इसका मात्रक मीटर पर सेकंड पूछा क्या गया, कैंडेला। बी भी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, बल। बल क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता है, F बराबर होता है ma, और ma के लिए m क्या है, यहाँ पे मास है, मास को लिखेंगे किलोग्राम, और a एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा गया है मुझसे कैंडेला, सी भी यहाँ पे गलत हो गया। बचा कौन सा, ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। जय हिंद जिया सिंह। न्यूटन सेकंड, बिल्कुल न्यूटन सेकंड होता है आवेग का। वेग की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड, बल की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कहेंगे इसे 1 न्यूटन। तो आपसे अगर 1 न्यूटन की वैल्यू पूछ ले, यहां पर आपसे 1 न्यूटन की वैल्यू पूछ ले, तो 1 न्यूटन की वैल्यू भी क्या होती है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। 1 न्यूटन की वैल्यू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे, विद्युत धारा के बारे में बात कर रहा है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है वाट, बी कहता है कूलम, सी है एम्पियर, डी है जूल। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। ऋतु कुमारी का तो तुरंत आंसर आ गया है, सी आंसर आया है एम्पियर। और बताइए क्या आंसर होगा। ASP भी बता रहे हैं, ASP बता रहे हैं न्यूटन।
तो मैं बता दूं, चलिए कोई बात नहीं, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहले मैं बताता हूँ वॉट मात्र, ये सारे क्या दे रखे हैं, मात्रक ही दे रखे हैं, यूनिट दे रखी है। सी आंसर है क्षमा शर्मा का। वॉट जो है वो किसका होता है, वॉट मात्रक तो होता है, लेकिन वो विद्युत धारा का नहीं है, किसका है, शक्ति का है, पावर का है। तो ये तो पता चल गया, वॉट का मात्रक, शक्ति का मात्रक वॉट होगा। यहां पे कूलम की बात करेंगे तो कूलम किसका मात्रक है, कूलम भाई आवेश का मात्रक है, तो ये भी गलत हो गया। एम्पियर की बात करेंगे तो एम्पियर यहां पे पूछा गया है किसका, विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। बाकी जूल जो दे रखा है ये किसका होता है, ये ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है, एनर्जी का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो चारों के बारे में बात करेंगे। मैंने इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि एक ये इस पे ज्यादा क्लास नहीं लेनी, एक ही क्लास करेंगे और एक ही क्लास में आपको यहां से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के बेस पर भी हमें यहाँ पे मात्रक, क्योंकि अगर मैं अलग से पूछूं कि भाई शक्ति का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन की संख्या ही बढ़ेगी। लेकिन हमें एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मिल जाएं वो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने यहीं पर आपको सब बता दिया। ठीक है, हाँ नेट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जिया सिंह का आंसर सी। ऋतु कुमारी बिल्कुल, न्यूटन तो ऑप्शन में नहीं है भाई। एएसपी तुमने आंसर जो दिया न्यूटन, यहां पे तो कहीं पे भी न्यूटन नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने ऑप्शन बना रहे हो क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा, ये तो फिर आ गया, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ये मैं बता चुका हूं, अभी बताया है, अब आपको बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर देखूंगा कि आपके आंसर सही आते हैं कि नहीं आते हैं। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा इसका। मोल, ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है। बाकी और बताइए क्या आंसर होगा, कि जो पदार्थ की मात्रा को मीजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं। और क्षमा ने बताया है बी यानी मोल, जिया सिंह भी बता रही हैं बी, तो इसका मतलब है सभी को पता है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहां पे मोल आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे और जो चीज दी है, जैसे मैं अगर औरों के बारे में बताऊं, जो भी दिया है, लक्स जो होता है वो किसका होता है, प्रदीपन का होता है। ठीक है, टेस्ला की बात करें तो ये किसका होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स का होगा। किसका होगा, चुंबकीय फ्लक्स। घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टेस्ला। जूल के बारे में सभी जानते हैं, ये किसका है, ऊर्जा का। ठीक है, तो यहां पे और भी मात्रक पता चले, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सही आंसर है, जिया सिंह। अच्छा, बल का यूनिट बताया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताया तो तब था जब क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। 3 का आधे से ज्यादा हो गया, मुझे लगता है तब तक तो हमारी क्लास में भी आगे निकल गए होंगे, यूट्यूब पे भी। तुम पीछे चल रहे हो क्या। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। ए कहता है समय की, बी कहता है प्रकाश की तीव्रता की, सी कहता है द्रव्यमान की, और डी कहता है दूरी की। तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। आंसर क्या आया है, आंसर आ चुका है। हमारी वीडियो रुक रही है भाई, वीडियो आपकी रुक रही होगी, लेकिन मेरे यहाँ पे एक्सलेंट कनेक्शन है, और एक्सलेंट कनेक्शन के साथ साथ मेरी वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ और इधर में मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके फ़ोन में या फिर हो सकता है नेट में, क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेट में प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से वीडियो रुक रही, लेकिन अभी कोई भी मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चल रही है, एक्सलेंट करेक्शन है। चलिए, जिया सिंह का आंसर है डी, ऋतु कुमारी डी, क्षमा शर्मा का डी। चलो यहाँ पे आंसर आ चुका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, कि दूरी का मात्रक यहाँ पे प्रकाश वर्ष है। भले ही यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश द्वारा जो प्रकाश की किरण होती है, उसके प्रकाश के द्वारा जो किरण के द्वारा क्या होगा, एक वर्ष, यानी वर्ष का मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया, एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश अगर चल रहा है वो एक साल में कितना चलता है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। और ये जो होता है यानी प्रकाश वर्ष जो है, जो खगोलीय दूरी होती हैं, उन खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू अगर पूछी जाए, ये तो आपको बताना है प्रकाश की चाल। बाकी मैं बताता हूं, एक प्रकाश वर्ष की अगर वैल्यू पूछी जाए तो याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब यहां पे क्या है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। कितना है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अब यहां पे मैंने 15 का यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है,
ये मीटर में होगा। बाकी प्रकाश की चाल आपको बतानी है कितना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, 9.46 इंटू 10⁻15 जो है वो प्रकाश वर्ष की वैल्यू है, लेकिन मैंने पूछा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। ठीक है, बताइए। गुड इवनिंग। अब यहां पे मैं बात करता हूं प्रकाश वर्ष वास्तव में है क्या। जैसे मैंने बोला कि आप रात में अगर ऊपर देखो तारों को, तो तारों को अब देखते हो तो तारों की चमक हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब वो जो चमक है, या फिर कहेंगे कि जो चमक हमें हमारी आंखों तक आ रही है, उसको आने में कुछ टाइम लगा होगा। मान लो उसे अगर 1 वर्ष लगा हो, तो उसकी 1 वर्ष क्या होगा, अगर वो 1 वर्ष है तो उसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे, उसकी दूरी हो जाएगी कि 9.46 इंटू 10⁻15। अगर उसे आने में 2 वर्ष लग रहे हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 वर्ष लग रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम बड़ी दूरियों को मापते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी में ऐसा भी होता है कि हम जो आज प्रकाश देख रहे हैं, हो सकता है कि जब वो चला हो, जब वो चला था तब तो तारा था, जो स्टार था, उसमें प्रकाश था, लेकिन उसने आधी से ज्यादा दूरी तय कर ली, तब वो प्रकाश हो सकता है, या फिर हो सकता है वो तारा उस जगह पे हो ही ना, क्योंकि उसे आने में इतने टाइम लग गया, हमारी आंखों तक उस प्रकाश को आने में इतना टाइम लग गया कि तारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो ब्लैक होल बन गया। ठीक है, तो कभी कभी हमें जो तारे दिखाई देते हैं वास्तव में उस जगह पर होते भी नहीं है, क्योंकि वो दूरी इतनी ज्यादा होती है कि हमारी आंखों तक पहुंचने में उसे कई प्रकाश वर्ष लगते हैं। हाँ जी, 3 × 10⁸ बिल्कुल, 3 × 10⁸ जो है वो प्रकाश की चाल होती है। लगभग ऐसा मान लो कि 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल होती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। तो आप सोचो, इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 सेकंड के साथ में, 1 साल में, 1 वर्ष में कितनी सेकंड होती हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतना प्रकाश चलता है 1 साल में। ये वही है 9.46। मेरा नाम है तोता, मैं कभी नहीं सोता, ये पूरा ही नाम है। ठीक है तोता, पढ़ो अब। पता था पर हमें गुणा का चिन्ह नहीं मिल रहा। ठीक है, गुणा का अगर चिन्ह नहीं मिल रहा तो एक्स का यूज कर लेते। एक्स का मतलब वो ABCD वाला एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का यूज किया जाता है। ए कहता है आपका समानांतर विधि, बी कहता है संपर्क का विधि, सी कहती है मूल विधि, और डी है व्युत्पन्न विधि। और ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। ठीक है, तो लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है, और जो लंबी दूरी की मापन विधियां होती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल एक्स। क्या कहते हैं, पैरेलल एक्स। यहां पे भी एक्स आ रहा है। ठीक है, इसे कहेंगे पैरेलल एक्स। तो यहां पे जब बात करेंगे पैरेलल एक्स की, स्पेलिंग गलत होगी, पैरेलैक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, और जो पैरेलैक्स यूज होता है वो यूज किसके लिए होता है, समानांतर विधि के लिए यूज होता है, और इसे कहते हैं हम लंबन विधि भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लंबन विधि भी कहते हैं। और इस लंबन विधि से हम क्या निकालते हैं, हम पारसेक का मान निकालते हैं। और ये पारसेक जो है वो ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर होगा तो वो कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी पारसेक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बस इतना याद रखो कि लंबी दूरियों के मापने के लिए हम लंबन विधि का यूज करते हैं, जिसे समानांतर विधि कहते हैं। और समानांतर विधि से हम क्या निकालते हैं, पारसेक निकालते हैं। और पारसेक जो होता है वो आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और इसका जो मान होता है, पारसेक का जो मान होता है वो कितना होता है, 3.26। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी अगर यहां पे मैं प्रकाश को 3.25 साल तक चलाऊं, 3.25 साल तक चलाऊं, तो जितनी दूरी बनेगी उसे पारसेक कहते हैं। ठीक है, जितनी दूरी बनेगी, एक प्रकाश, जो प्रकाश है वो चल रहा है, 1 सेकंड में कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। और वो लगभग 3.25 वर्ष तक चलता रहे, और 3.25 वर्ष तक जितना चलेगा वही पारसेक कहलाता है। तो वो पारसेक क्या वैल्यू क्या होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष होती है।
ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, दूरी का मात्रक पारसेक, दूरी का हाजी होता है दूरी का मात्रक पारसेक। चित्रांशी चौहान 3.26, रूबी गौतम बिल्कुल 3.26 जो होता है वो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई, ए कहता है मीटर, बी है प्रकाश वर्ष, सी है मील और डी है किलोमीटर। तो ये तो आपको मालूम होगा, अभी पढ़ ही लिया। मीटर नॉर्मल है, प्रकाश और मील किलोमीटर की बात करेंगे तो ये छोटी दूरियां होती हैं, इनको मापने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे दूरी के सब, अगर इन चारों में दूरी का मात्रक पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन है, वो प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष मैंने अभी बता दिया 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। बाकी मील की बात करते हैं तो एक मील जो होता है, जिसे हम माइल कहते हैं, एक मील जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। बाकी का एक और होता है जिसे हम कहते हैं नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल कहते हैं। न्यूटन मीटर मत समझना इसे, इसे कहेंगे नॉटिकल माइल। और नॉटिकल माइल जो होता है इसकी बात करेंगे तो ये कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। इसका मतलब नॉटिकल माइल का यूज कहाँ होता है, मील का जो यूज हो रहा है वो आपका रोड के लिए होता है। नॉटिकल माइल का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, वो समुद्र में दूरी को मापने के लिए होता है। तो समुद्र की दूरी को मापने के लिए हम नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। और एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, रूबी गौतम बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल, चित्रांशी चौहान बी आंसर, रूबी गौतम बी आंसर, जिया सिंह बी आंसर, रितु कुमारी इट्स क्षमा शर्मा सभी का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है उसका अनुमानित लंबाई, या फिर कह सकते हैं एवरेज जो है, एवरेज दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी। ए कहता है लाइट ईयर, बी है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल, सी है केल्विन और डी है जूल। तो क्या होगी, जल्दी बताओ। नॉटिकल ये तो पुराना ही है, इसको बताना है कि जो हमारी पृथ्वी से सूर्य तक की जो बीच की दूरी होती है वो एवरेज दूरी को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, या कौन सी यूनिट यहाँ पे मेजरमेंट में आएगी। लाइट ईयर आएगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगी, या फिर केल्विन आएगा, या फिर जूल, बताइए। और यहाँ पे आंसर आ चुका है, चित्रांशी चौहान, रितु कुमारी, क्षमा का सभी का आंसर, क्षमा का आंसर ए है, जिया का आंसर बी है। तो जो लोग यहाँ पे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखो लाइट ईयर की बात करते हैं तो लाइट ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। जब मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे खगोलीय पिंड तो हमने क्या मान रखे हैं, सूर्य और पृथ्वी। अब माना कि ये क्या है, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है। ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ है। मैं बता रहा हूं किस तरीके से इलिप्टिकल पाथ जो है, अब इसमें पृथ्वी घूमती है, इस इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी घूम रही है। लेकिन आपको यहां पे ये बात याद रखनी है कि यहां जब भी इलिप्टिकल पाथ की बात आएगी तो यहां पे क्या बात आएगी कि सूर्य एक फोकस पर होगा, क्योंकि सर्कल नहीं है। सर्कल होता तो सूर्य सेंटर में होता, लेकिन पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। और इलिप्टिकल पाथ में सूर्य एक फोकस पर होता है जो आपको बीच में नहीं दिखता। अगर यहां होता, मान लो बीच में होता, या फिर कहेंगे मैंने बोला कि सर्कल होता, यहां पे सर्कल होता, सूर्य यहां पे, तब बीच में कह सकते थे कि सूर्य यहां पे सेंटर में होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पे सूर्य सेंटर में होगा। लेकिन जो हमारा पाथ है, जो हमारा पृथ्वी घूमती है, वो कैसा है, वो इलिप्टिकल पाथ है। इसलिए सूर्य सेंटर में ना होकर कहां पे होता है, फोकस पर होता है। क्योंकि यहां पर इलिप्टिकल जो चीजें होती हैं, वहां पर इलिप्टिकल में दो फोकस होते हैं, उन दो फोकस में एक फोकस पर सन है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। आगे बात क्या करेंगे, अब यहां पे मैं पृथ्वी की बात करता हूं। भाई पृथ्वी यहां पे एक बार तो सही हो सकता है इस जगह भी आएगी, ये पूरे साल का है। पृथ्वी घूमेगी तो यहां भी आएगी, पृथ्वी घूमेगी तो इस जगह भी पहुंचेगी, पृथ्वी घूमती है तो आगे भी बढ़ती है, यहां पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां भी आएगी, भाई यहां भी पहुंच गई, इस जगह भी आएगी। तो अब पृथ्वी जो है वो इन सब जगह पे पहुंचने वाली है, ये दिख रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे पृथ्वी हर जगह पहुंच रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे
कि सन के पास से, सन जो है, सन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे मीजर करूं, सन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे मीजर करूं, तो मीजर करने पर मैंने क्या देखा कि सर इसकी जो दूरी थी वो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा दिखी, इस जगह पे तो सबसे ज्यादा है, इस जगह पे सबसे कम है, यहाँ पे अलग है, इस जगह पे और अलग है, यहाँ पे देखा तो ये अलग है, इस जगह पे चेक किया ये भी अलग है। तो हर जगह पर पृथ्वी की जो दूरी थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो जब अलग अलग दूरी थी तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक वर्ष में पृथ्वी द्वारा सूर्य के बीच की एवरेज दूरी निकाली, एवरेज डिस्टेंस निकाली है। और एवरेज डिस्टेंस जो है वो क्या है यहाँ पे, यहाँ पर वही एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो वही एवरेज डिस्टेंस है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम जब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी। क्यों क्यों बोल रहे हैं एक वर्ष में, क्योंकि पृथ्वी जो है एक वर्ष में अलग अलग दूरी पे पहुंचती है। तो अलग अलग दूरी पे पहुंचेगी तो क्या होगा, पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, और घटती बढ़ती रहती है तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना एवरेज है, तो ये याद रखना एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1.49, कितनी होती है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11, कितनी 10 टू द पावर 11 मीटर होती है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं 15 लाख किलोमीटर, वो वास्तव में कितनी है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये खुद एवरेज है ना भाई, इस टाइम नहीं कर पाती क्या, सर जी को प्रणाम, प्रणाम भाई अनुज। हाँ जी 15 लाख करोड़ किलोमीटर है, वो हम बोलते हैं 15 लाख किलोमीटर, एक किस तरीके से कहते हैं ना राउंड ऑफ में बोल देना, वो राउंड ऑफ 15 लाख करोड़ किलोमीटर है, लेकिन वास्तव में कितना है 1.49, यानी फिर कहेंगे 14 करोड़, लगभग 14 करोड़, इस तरीके से बोलेंगे। हाँ जी, क्योंकि घटती बढ़ती है, एक टाइम पे 15 करोड़ से ज्यादा भी होता है, 15.2 करोड़ यहाँ पे होती है, सबसे कम में बात करेंगे तो 14.5 ऐसे होती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग दूरियां हैं। ठीक है, बिल्कुल चित्रांशी चौहान 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होती है। और यहाँ पे किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा वो आप बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। आ गया त्वरण का मात्रक, यहाँ पे बताना है त्वरण का मात्रक क्या होता है। ए कहता है भाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड, बी कहता है मीटर पर सेकंड, सी कह रहा है मीटर पर सेकंड, डी कह रहा है फीट पर सेकंड। तो इन चारों में त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण की यूनिट क्या होगी, तो बताइए। सबसे पहले त्वरण की मात्रक बताना है, तो त्वरण की मात्रक बताने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो त्वरण की डेफिनेशन होती क्या है, तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, हाँ जी रूबी गौतम का सी, चित्रांशी चौहान का ए, जिया सिंह का सी, ऋतु कुमारी सी बता रही है, मेरा भारत महान सी बता रहे हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर। अब मैं यहां पे बता दूं कि जब भी वर्ड जुड़ जाए दर, तो दर का मतलब होता है क्या, दर का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम। यहां पे जब भी किसी के साथ में रेट वर्ड जुड़ जाए या फिर दर वर्ड जुड़ जाए, इसका मतलब है कि डिवाइड बाई टाइम। अब वेग में परिवर्तन है तो वेग में परिवर्तन कितना, मैंने माना अंतिम वेग और आपका इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आया, b माइनस यू अपॉन टी। अब b माइनस यू अपॉन टी निकल के आया है, तो हमें अब यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो b माइनस यू दोनों ही वेग है ना, तो वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का जो मात्रक होगा वो तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे साथ में और दिया गया है तो हो जाएगा पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बताना है। बाकी का हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन क्या हो, अब हम यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना, लेकिन वास्तव में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है एक्सेलरेशन। सर जी मुझको तो इसमें इस क्लास से कोई फायदा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्या फायदा नहीं होगा क्लास से, ये तो बताओ क्यों नहीं होगा। भाई यहाँ पे मैंने बताया कि चैप्टर वाइज चल रहे हैं, और जब चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो धीरे धीरे हर चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे का मतलब क्या है, मैं नहीं बना रहा हूँ, बनाने का मतलब है कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर को सेट कर, प्रीवियस ईयर करना है, और जब प्रीवियस ईयर करना है तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, क्यों हर मिलेगा।
लेकिन पहले से ही सोच रखा है कि नहीं मिलेगा तो अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने बता दी, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां से बोलूं कि आपके पास में ये सदिश राशि होती है या फिर क्या अदिश राशि होती है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ये भी याद रखना। तो सदिश राशि वो होती है जहां पर दिशा और परिमाण की जरूरत हो। तो दिशा और परिमाण एक्सेलरेशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जुड़ी है, और वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, वेलोसिटी होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन क्या है, विस्थापन बिल्कुल सीधी दिशा में होता है, बिल्कुल सीधी दिशा में, तो उसके पास में क्या होगी, दिशा होगी। अगर विस्थापन के पास में है तो वेलोसिटी के पास में भी होगी, और वेलोसिटी के पास में है तो एक्सेलरेशन के पास में भी दिशा होगी। तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही सदिश राशि हैं। अदिश कहां से होगा ऋतु कुमारी, अदिश क्यों होगा, बताया ना, सदिश राशि होगा। अभी तीनों चीजें बताई कि देखो जब मैं त्वरण की बात कर रहा हूं तो त्वरण में आप क्या देख रहे हो, यहां पे देखो त्वरण की बात कर रहा हूं मैं, तो त्वरण में क्या है, मैं सीधे सीधे पीछे ले जाता हूं। त्वरण में है क्या, वेग, क्योंकि ये वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है विस्थापन बटे समय। तो इसमें क्या आता है, विस्थापन आता है। और विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। अगर इसकी निश्चित दिशा है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास में डायरेक्शन है। विस्थापन के पास में डायरेक्शन है तो वेग के पास में भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अगर वेग के पास में डायरेक्शन है तो त्वरण के पास में भी होगी, क्योंकि त्वरण के पास में क्या है, त्वरण में भी वेग अपॉन टाइम होता है। तो विस्थापन हो, वेग हो, त्वरण हो, तीनों ही आपकी सदिश राशियां हैं। सदिश का मतलब है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, दोनों अगर होती हैं तो क्या कहलाती है, वो सदिश राशि कहलाती है, या फिर कहेंगे वेक्टर राशि कहलाती है। सदिश अदिश भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विस्थापन, लो विस्थापन की बात कर रहे थे, विस्थापन का क्वेश्चन आ गया। विस्थापन की इकाई क्या होती है, यहां पे ये पूछा गया है। मुझे लगता है इसको तो आप बता दोगे। ए कहता है मीटर, बी है किलोमीटर, सी है सेंटीमीटर, डी है मीटर पर सेकंड। यहां पे एक बात आती है कि एक होती है आपकी दूरी और दूसरा वर्ड है आपका विस्थापन। दो वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि यहां पे यूज होते हैं। अगर मैं बात करता हूं दूरी और विस्थापन की, तो ये बात आती है कि मैंने बोला कि मेरे पास में ए से बी तक, यानी एक था पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट था बी। ए पॉइंट से मुझे बी तक जाना है, ए पॉइंट से मुझे बी तक जाना है। मेरे पास में अलग अलग रास्ते हैं। मैंने कहा मैं इस रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ता मुझे कितने देर, ये रास्ता मुझे 2 किलोमीटर का लगता है, तो मैं 2 किलोमीटर का यूज किया। फिर मैंने अगले दिन जो यूज किया वो इस रास्ते का यूज किया, ये जो रास्ता था ये 4 किलोमीटर का था। ठीक है, तीसरे दिन जो यूज किया वो मेरा बिल्कुल सीधा रास्ता था, ये क्या था, ये 1 किलोमीटर का है। और इसके बाद में मुझे मिल गई बाइक, और बाइक में मिल गया मुझे साथ में कोई बैठने वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने रास्ते चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद में मैं पहुंचा तो, लेकिन मैं पहुंचा 2-4 घंटे बाद, क्योंकि रास्ता कितना था, रास्ता हो गया बड़ा, क्योंकि कोई साथ बैठा है। और अगर कोई साथ बैठा है तो ये रास्ता कितना पहुंचा दिया मैंने, ये पहुंचा दिया लगभग 40 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहां पे मैंने अलग अलग रास्ते बता दिए। अब बात करते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। मैंने पूछा कि अगर ए से पॉइंट बी तक जाना है तो मैं जिस रास्ते का चयन कर रहा हूं, मुझे रास्ते, अगर मैंने इस रास्ते का चयन किया, मैंने इस वाले रास्ते का चयन किया जो ये वाला रास्ता है, तो इसका मतलब क्या है, दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की है। कितनी है, 2 किलोमीटर की है। अगर मुझसे बोला गया कि मैंने इस रास्ते का चयन किया है, इससे जाऊंगा मैं भाई, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर की। अगर मैं ऊपर वाले रास्ते को यूज कर रहा हूं तो दूरी कितनी होगी, 40 किलोमीटर की। और ये सीधा रास्ता यूज कर रहा हूं तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की। दूरी का सीधा सीधा मतलब है कि जो रास्ता मुझे जाने के लिए चाहिए, चाहे कोई भी दिशा में जाना हो, मुझे जो रास्ता पसंद आएगा मैं उस रास्ते से जाऊंगा। उस रास्ते के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि मैं कितनी दूरी चल के आया हूं। वो क्या है, हमारा रास्ता जो तय, यानी तय की गई लंबाई, रास्ते में, रास्ते की तय की गई लंबाई, जो रास्ता मैंने यूज किया है जाने के लिए, वो हमारे दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन वो होगा जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो मैं चाहे किसी रास्ते से पहुंचूं, लेकिन ए से बी तक की दूरी तो 1 किलोमीटर ही है, तो ये क्या होगा, ये विस्थापन हो जाएगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दूरी क्या हुई, दूरी तो जिस रास्ते को आपने चूज किया जाने के लिए, वो तो हो जाएगी दूरी।
यानी रास्ते की लंबाई हो गई। विस्थापन क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने यूज किया, यूज नहीं भी किया तब भी इसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, वो 1 किलोमीटर ही होगा। तो आप किसी भी रास्ते से जाओ लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 1 किलोमीटर का, तो विस्थापन कितना होगा, 1 किलोमीटर का होगा। बाकी दूरी जो होंगी वो सारी दूरियां हैं। दूरी सारी क्यों है, चाहे मैं 1 किलोमीटर का भी यूज कर रहा हूं ना तो वो भी दूरी ही है। मैंने अगर इसको चूज किया तो वो भी दूरी है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, केवल 1 किलोमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। जहर वाला छोड़ो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो यहां पे सीधा सीधा है कि दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों के लिए आपका यहां पे जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। और यहां पे एक चीज याद रखना कि दूरी जो होगी, दूरी होगी हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर कह सकते हैं कि बराबर होगी। क्या होगा, दूरी जो होगी या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। और इसका जो आपका पूछा जाता है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कौन सा संबंध दूरी और विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो दूरी और विस्थापन के बीच में जो संबंध बनता है वो क्या है, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे यही बात पूछी जाती है। तो ये आपके सामने, क्योंकि अब मैंने क्यों बोला ग्रेटर देन, क्यों बोला, विस्थापन तो आपका 1 किलोमीटर का है, ग्रेटर देन क्या है भाई, 2 किलोमीटर का यूज किया तो 2 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर का यूज किया तो दूरी 40 हो गई, 4 का यूज किया तो दूरी 4 हो गई। लेकिन फिर आता है इक्वल टू, तो अगर मैं इस रास्ते का यूज कर रहा हूं तो दूरी भी सेम है और विस्थापन भी सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो दूरी और विस्थापन सेम भी हो सकते हैं या फिर दूरी हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है धारा घनत्व का एसआई मात्रक। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ, इसका आंसर बताओ। बस मैसेज डिलीट चल रहे हैं। एएसपी का आंसर है 10 का डी। भाई 10 का डी मैंने बताया नहीं है, 10 का डी कहाँ है भाई, 10 का ए है। विस्थापन और मीटर, विस्थापन भी मीटर में यूज करते हैं भाई, और दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। 10 का ए है, डी कहाँ से आ गया। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है तो यहां पे क्या होगा, तो धारा घनत्व होता क्या है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में धारा का मान, यानी करंट का मान प्रति इकाई क्षेत्र में करंट का जो मान होगा, या फिर कहेंगे धारा का जो मान होगा, उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा घनत्व इक्वल टू हो जाएगा क्या, धारा का मान बटे क्षेत्रफल। और यहां पे आप क्या निकालोगे, धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, धारा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से, और क्षेत्रफल को हम किससे, ए से। तो यहां पे धारा का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा, और क्षेत्रफल का जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और आंसर ऑप्शन सी। किसी का आया, 10 का डी होगा, बिल्कुल जी। 10 का डी कैसे होगा भाई, 10 कहाँ है बताओ। मीटर पर सेकंड कैसे होगा, मीटर पर सेकंड कैसे होगा, दूरी भी मीटर होती है, विस्थापन भी मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड कैसे होगा बताना जरा। 10 का डी नहीं होगा जिया सिंह, 10 का ए ही होगा। ठीक है, 11 की बात करते हैं, 11 पढ़ रहे हैं तो 11 का सी होगा। ठीक है, 11 का सी होगा, जो मैंने आपको निकाल के बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। ए कहता है आपका वेग का है, बी कहता है गति का है, सी कहता है बल का है, डी कहता है त्वरण का है। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्क्वायर। यहां पे मैंने क्या बताया, बिल्कुल ऋतु कुमारी ने आंसर भी दे दिया है, ऋतु कुमारी का आंसर आ गया डी। ठीक है, ऋतु कुमारी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। त्वरण का जो मात्रक होता है, क्योंकि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, या फिर कहेंगे वेग में परिवर्तन बटे समय कर दो, परिवर्तन बटे समय। और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और समय का होता है सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया,
किसका मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वेग क्या होता है, वेग का वो आपको सामने ही दिख रहा है, मीटर पर सेकंड होता है। बल की बात करेंगे तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के भी मात्रक मैंने बता दिए। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मैंने 2-3 बार बता दिया आज। हाँ जी बिल्कुल, क्षमा, डी आंसर, चित्रांशी, सभी का, जिया का, ऋतु का, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ये आंसर आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या होगा। हम लोग मोस्टली पढ़ रहे हैं कि भाई सबका मात्रक होता है, सबका ऐसा ही मात्रक होगा। धारा घनत्व पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया, हमने आयतन पढ़ लिया, क्षेत्रफल पढ़ लिया, बल पढ़ लिया, सबके मात्रक बता दिए। लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया है किसका कोई मात्रक नहीं है। बताओ इनमें से किसका कोई मात्रक नहीं है। ए कहता है घनत्व का मात्रक नहीं है, बी कह रहा है भाई सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है, सी कह रहा है विस्थापन का नहीं है, और डी कह रहा है दाब का नहीं है। तो बताओ इनमें से किसका कोई मात्रक नहीं होता है। और जिया सिंह बता रही हैं 13 का बी आंसर, सापेक्षिक घनत्व का। बाकी ऋतु कुमारी ने बताया है डी, चित्रांशी चौहान बता रही हैं बी, एएसपी बता रहे हैं बी। और जो लोग यहाँ पे बी बता रहे हैं, क्षमा का भी आंसर आ चुका है बी। लेकिन बात करते हैं, अगर यहाँ पे बी की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ए को देखूंगा। घनत्व जो होता है, घनत्व का मात्रक होता है, क्योंकि घनत्व क्या होगा, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर यहाँ पे घनत्व बराबर ये है तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे किलोग्राम, और आयतन हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो भाई इसका तो मात्रक होता है, लेकिन मुझसे पूछा है जिसका मात्रक नहीं होता है। बाकी विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन का मात्रक अभी हमने देखा था क्या होता है, मीटर होता है। भाई अभी ही चेक किया था, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दाब की बात करेंगे तो इकाई क्षेत्र पे लगाया गया बल जो होता है वो दाब कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्र हो जाएगा। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो भाई इसका भी मात्रक होता है। अब जो बचा वो तो आंसर हो ही जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सापेक्षिक घनत्व। लेकिन आंसर कैसे बताया, सापेक्षिक घनत्व कैसे बता रहे हो, क्योंकि यहां पे क्या होगा, सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका जो फॉर्मूला बनेगा, या फिर मैं यहां पे बता देता हूं कि सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसका फॉर्मूला होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि मात्रक विहीन कैसे है। जिसके पास में फॉर्मूला है वो मात्रक विहीन कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ मात्रक तो होना चाहिए ना। तो यहां पे क्या होगा, किसी वस्तु का घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या, पानी का घनत्व। और पानी का घनत्व मैक्सिमम कहाँ है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो मुझसे पूछा सापेक्षिक घनत्व, और मैंने सापेक्षिक घनत्व के बारे में आपको बता दिया कि सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो क्या है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। अब दोनों जगह पे घनत्व है तो यहां पे भी क्या आएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, यहां भी आएगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल, आयतन से आयतन कैंसिल। जब सारा ही कट गया तो बचा क्या, मात्रक तो बचा ही नहीं, तो मात्रक विहीन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको किसका मीजर करते हैं, हाइड्रोमीटर द्वारा इसको मीजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 13 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, यहां पे आपको बताना है संवेग का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए।
जी क्या अनुज कुमार, जो पूछना है वो पूछो, क्या कह रहे हो। बाकी तरुण बोल रहे हैं सर मैंने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला 21 फरवरी 2024 को बनवाया है, क्या मेरा वैलिड है या न्यू बनवाना पड़ेगा। भाई जितने भी ओबीसी की जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो सर्टिफिकेट पे आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। बस आपको ये पता करना है कि 1 ईयर के लिए वैलिड हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपके नॉर्मली वैसे जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, लेकिन आपको खुद देखना होगा जो आपको एनटीपीसी का सर्टिफिकेट जो आपके जिस जिसका फॉर्म भरना चाहते हो उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी जानकारी लिखी है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इनके लिए 1 ईयर का सेंट्रल वाला मांग रहे हैं। बाकी आप एक और बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो डेट की बात कर रही है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर का होगा तो ये 21 फरवरी 2024 को अगर बनवाया तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका मार्च में खत्म हो जाता है और अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका। तो मार्च में खत्म हो, चाहे वो अपने फरवरी में बनवाए हो चाहे जनवरी में बनवाए हो, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो मार्च तक रहती है। जितने भी फॉर्म, जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनमें जब भी वैलिडेशन की बात आएगी तब। सर जी आप लोग बीएसएफ एक्शन की क्लास करवाओ, नहीं तो तब तक एग्जाम आ जाएगा, फिर कराओगे क्या। भाई बीएसएफ की क्लास की बात है तो जो यादविन सर आते हैं, यादविन सर से मैं बात कर लूँगा, तो वो अगर चाहेंगे कि क्लास स्टार्ट करानी चाहिए तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बढ़ लिया भाई। नहीं सोचा नहीं है, क्यों नहीं, अगर हम अब आपने बोला है, अगर बोलने के बाद में अब मैं बात कर लूंगा, बात करने के बाद में अगर उनका वो बताते हैं कि किस डेट से स्टार्ट करना है, वो आपको डेट फिर बता दी जाएगी, बस सिंपल। और बाकी की जो तैयारी है, बाकी की जो आपको तैयारी है, देखो आता सब में सेम ही है। आपको सुबह एसएससी जीडी की क्लासेस मिल रही है, आप एसएससी जीडी की क्लास को आप सेम देख सकते हो। जितने भी सिलेबस होते हैं उन सिलेबस में मोस्टली देखो, अगर सिलेबस जीएस का है बस लेवल का फर्क आएगा, जीएस का सिलेबस है तो लेवल का फर्क आएगा। साइंस की बात है तो ये आपको साइंस का लेवल जो होता है वो अलग, वो उसमें अलग होता है, यहाँ पे लेवल अलग हो जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। सिलेबस नॉर्मली जो होगा वो लगभग आपका जनरल साइंस का जो आपका एनसीईआरटी होती है वही पढ़नी होती है। क्षमा शर्मा का आंसर आ गया 14 का डी, हाँ जी बिल्कुल। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो मैं बात कर लूंगा अनुज, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं बात कर लूंगा, अगर वहां से कुछ सर का क्या रिस्पांस होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है ये पूछा गया है। ए कहता है दाब और बल की, बी कह रहा है बल और त्वरण की, सी है बल और गति, और डी है बल और भार। तो इन चारों में किसकी इकाई सेम है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई जो है, यूनिट जो है वो सेम है, बताओ। नहीं सर जी उसका सिलेबस ही पूरा अलग है का, तो यही तो मैंने बोला है, जो मिलता है मैथ और रीजनिंग जो है वो उसका सिलेबस जो होगा वो सेम रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं देख के सर से बात कर लूँगा, सर बता देंगे स्टार्ट करने का, तो जितने भी जो और टीचर होंगे वो आपका मिलकर करा देंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दो अब, क्या आंसर होगा कि इनमें से किन दो भौतिक राशियों की जो इकाई है, यूनिट है, वो दोनों एक ही हैं, बताइए। आंसर आ चुका है चित्रांशी का, ए नहीं पता है क्षमा शर्मा को, कोई बात नहीं है अभी हम बता देंगे। ए आंसर आया है दाब और बल का। चलो देखते हैं, और किसी का आंसर, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे देखो दाब की बात करेंगे, दाब बताया है, दाब का जो होगा मात्रक यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन बल का तो न्यूटन होता है। हमसे पूछा गया है कि मात्रक एक होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दाब का मात्रक न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर जुड़ा है, इसके साथ में न्यूटन है तो मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, गलत है। बी कहता है बल, तो बल का मात्रक सबको मालूम पड़ गया न्यूटन है। त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण का हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो भाई ये भी गलत हो गया। यहाँ के अकॉर्डिंग वैसे तो सही है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है ये, ठीक है। बल ये भी न्यूटन, गति की बात करेंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड, गति का मतलब यहाँ पे स्पीड से है तो स्पीड का मतलब मीटर पर सेकंड। बचा मेरे पास में भार और बल, बल का मात्रक न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आंसर तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अब ये होगा कैसे, मैं बता देता हूं कि मान लो यहाँ पे
ये है आपके पास में कोई सरफेस, ये क्या है, कोई सरफेस है और इस सरफेस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस सरफेस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इस सरफेस से ये पृथ्वी पर कुछ बल लगाएगा, बल लगाएगा तो मतलब क्या होगा, एफ लगाएगा। एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मान क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। लेकिन यहां पे अगर बल हॉरिजॉन्टल काम करेगा तो वहां पे काम करेगा एक्सेलरेशन, और अगर बल यहाँ पे वर्टिकल काम करेगा तो वहां पे काम करेगी ग्रेविटी। ये बात आपको रखनी है। तो एफ बराबर एम ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम जी काम करेगा इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो ग्रेविटी वाला करेगा। अब होगा क्या, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स पृथ्वी हम पे लगा रही है, ये ऊपर वो फोर्स हम पे लगाएगी। अगर फोर्स सेम लग रहा है तो ये क्या होगा, ये भी आपका एम जी होगा। लेकिन जो फोर्स है ये हमारा क्या होता है, वेट होता है, यानी डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एम जी आ गया। यानी वेट और भार दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। दोनों का मात्रक क्या होगा, सेम निकल के आएगा, यानी न्यूटन ही निकल के आएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहां जहां जब ग्रेविटी का मान घटेगा या बढ़ेगा तो आपका वजन घटेगा या फिर बढ़ेगा। जैसे आप चंद्रमा पे जाओगे तो चंद्रमा पे क्या कम हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है। अगर ग्रेविटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका वजन घट जाएगा। और अगर ग्रेविटी बढ़ा दोगे तो वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मास में। बस चेंज क्या नहीं होगा, मास चेंज नहीं होता, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो हमारा अंदर का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमारा आंतरिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होती है। वजन हमेशा, भार चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान और भार में क्या चेंज होता है, कौन चेंज होगा, वो होगा आपका ग्रेविटी, ना कि मास। ओके, हाँ जी, न्यूटन, तो न्यूटन ही आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। अभी पूछा था कि समान होती हैं, वो बताना था। अब पूछा गया है समान नहीं होती हैं। ए कहता है चाल और वेग की, बी कहता है कार्य ऊर्जा की, सी दूरी और विस्थापन, डी है बल और दाब। तो बता दीजिए इसमें क्या आंसर होगा कि इनमें से किसकी युग्म की इकाइयां यानी यूनिट जो है वो सेम नहीं है। 3 सेम होंगी, एक अलग होगी, जो अलग होगी वही आंसर है। तो क्या होगा भाई, गुड नाइट, क्षमा शर्मा का आंसर आ गया, डी आंसर। बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होने वाला है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चित्रांशी, क्षमा, चित्रांशी का भी आंसर आ गया है डी। बाकी के लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। 14 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 14 लोग में से कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। 2 ही लोग, दो या 3 लोग आंसर दे रहे हैं। भाई क्या हो गया है, आंसर तो दो भाई। इन्वॉल्व होना सबसे बड़ी जरूर, सबसे कहते हैं ना, इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में, फोकस बढ़ जाता है। आप इन्वॉल्व होते हो ना किसी भी चीज में तो आपका फोकस बढ़ेगा। आप मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपको लगेगा कि मेरी बैटिंग आ रही है तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, तो आप उतने फोकस से खेलोगे। और आपको लगेगा कि मेरी बैटिंग ही नहीं आएगी तो आप फील्डिंग भी ऐसे ही करोगे, नॉर्मली करते हैं, आ रही है बॉल तो निकल जा रही है। तो यहाँ पर यही चीज मैं कह रहा हूँ, जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप अपने नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, वो अलग बात है, लेकिन आंसर भी दो। आंसर देने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से आपके आंसर का मैं बताऊंगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। बाकी का आकलन तो आप खुद कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। कहीं पर भी क्लास लो, लेकिन इस तरीके से ही लेनी होगी कि आपको एक कमेंट करके बताना होना जरूरी है। ए आंसर है एएसपी का। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे चाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाल जो है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और वेग का मान भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे पूछा है कि समान नहीं है, ये तो समान है भाई। एएसपी गलत हो गए, ए तो गलत हो गया भाई। बी आ गया पे कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक तो जूल होता है भाई। लेकिन ऊर्जा का मात्रक पूछोगे तो ये भी जूल होता है। बी भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, वैसे तो सही है।
दूरी और विस्थापन की बात करेंगे तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब बात करते हैं बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, और ये ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी बताया था कि ये दोनों अलग होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन वही सेम आ गया, बस लैंग्वेज चेंज होगी, आंसर गलत हो गया, क्या फायदा फिर, एएसपी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एसआई पद्धति में 10 टू द पावर -18 का उपसर्ग है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो आपकी 10 की पावर होती है, पावर ऑफ 10 जो होता है, क्योंकि वो लिखने का तरीका होता है, माइनस की पावर होती है, प्लस की पावर होती है। माइनस की पावर का मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है वो माइनस नहीं होता, माइनस की पावर का मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, बहुत छोटा है, यानी वो बहुत छोटा है, इसलिए माइनस लगा है। तो यहां पे पूछा गया 10 टू द पावर -18 जो है इसका उपसर्ग क्या होगा, एटोपिको एक्सायोटा, बताइए। नहीं पता है, चित्रांशी चौहान का आंसर बी है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं -18 की, तो मैं अलग से बता देता हूँ, ये पेज पे अलग पेज लेता हूँ। 10 टू द पावर -18 की बात आती है तो सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10 बोलते हैं इसे, पावर ऑफ 10। अब यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, पावर ऑफ 10 की बात करेंगे तो एक होता है आपका प्लस की पावर, एक होती है माइनस की पावर। माइनस की पावर का मतलब क्या है कि वो बहुत छोटा है, तुक्का मारो तुक्का यहाँ तो मार सकते हो, लेकिन वही एग्जाम में मत मारना, क्योंकि तुक्का मारने से मोस्टली गलती होता है। हमेशा माइंड क्या करता है पता है, माइंड उन चीजों पर फोकस करता है जो उसने कभी सुनी होंगी, और आंसर जो आते हैं ना वो ऐसे आते हैं जो हमने कभी सुने नहीं। तीनों मान लो एक दो ऑप्शन हमने अगर नहीं सुने होंगे, उन पर तुक्का तुम कभी लगाओगे नहीं। किस पे लगाओगे, जो सुना होगा। नहीं पता है, बता तो रहा हूं भाई। अब बात करते हैं, अगर प्लस की पावर लगी हो, मैंने बोला 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है, या फिर 10 की पावर 9 है, या फिर कहेंगे 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 15 है, या फिर कह लो 10 की पावर 18 है, ठीक है। ये मैं 10 की पावर की बात करता हूं। अगर 10 की पावर 1 लगी है तो इसका मतलब है उसे हम क्या कहते हैं, डेका कहते हैं, ठीक है। 10 की पावर 1 का मतलब यहां पे क्या है, डेका है। अब 10 की पावर 2 की बात करो, 10 की पावर का 2 का मतलब क्या है, हेक्टो है, क्या है, हेक्टो। 10 की पावर 3 का मतलब है किलो, भाई आप देखते हो किलोग्राम बोलते हैं, 10 की पावर 3 यानी 1000, सीधा मतलब है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। किलो का मतलब क्या है, यहाँ पे 1000 होता है, या फिर 10 की पावर 3 होती है, यही तो यूज है इसका। बाकी का पढ़ते हैं इसमें, किलो के बाद में अब 10 की पावर 3 होगी, 10 की पावर 6 की बात करते हैं तो 10 की पावर 6 क्या होती है, 10 की पावर 6 होता है मेगा, ठीक है। 10 की पावर 9 होता है गीगा, 10 की पावर 12 की बात करेंगे ये होता है आपका टेरा, ठीक है। अब 10 की पावर 15 की बात करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है पेटा, और आगे हो गया आपका एक्सा। तो ये तो होते हैं आपके क्या, ये हो गए प्लस वाले। ये कौन है, ये प्लस वाले हैं, भाई प्लस के हैं तो माइनस के भी तो होंगे। अब माइनस के कैसे होंगे, तो यहां पे बस 10 की पावर अब प्लस की जगह पे कर दो माइनस। अगर 10 की पावर -1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डेसी, क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10 की पावर क्या होगी, -2 होगी, इसी तरीके से क्या होगी, 3 भी होगी, 10 की पावर -6 भी होगी, 6 के बाद में होगी 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, और 15 के बाद में 18 भी होगी। तो इनके आंसर आपको बताने हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 10 की पावर -18 क्या होता है। 10 की पावर -1 की बात करेंगे तो ये होता है डेसी, ठीक है। 10 की पावर -2 की बात करेंगे, इसे कहते हैं सेंटी, इसे कहते हैं हम मिली, डेसी सेंटी मिली, ठीक है। इसके बाद में आता है माइक्रो, 10 की पावर -6 हमारी क्या कहलाती है भाई, माइक्रो। 9 क्या कहलाती है, नैनो, ठीक है। इसे कहते हैं हम पीको, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं फेमटो,
और लास्ट बचा 10⁻⁻18, इसे क्या कहेंगे, एटो कहते हैं। क्या कहते हैं, एटो कहते हैं। और क्वेश्चन कई बार ये 15 वाला पूछा जाता है, क्योंकि फेम्टो के यहाँ पे दो नाम हैं, एक तो आपका फेम्टो है, कभी कभी ये फर्मी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट मानना। तो 10 की पावर इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब बता दो, तुक्का यहाँ मारेंगे तो लाइफ भी हमारी तुक्का में चली जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। तो तुक्का नहीं मारने का, आ जाओ अब इसी पे। अब बता दो 10⁻⁻18 का आंसर। ऑप्शन आ गया ए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एटो। ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या हो गया, एटो होगा। ठीक है। पिको, पिको की बात करेंगे तो पिको का क्या होता है, पिको होती है 10⁻⁻12। पिको क्या हो गया, -12। एक्सा की बात करेंगे तो एक्सा क्या होगा, ये प्लस का 18, क्योंकि अभी हमने प्लस की पावर देखी थी, प्लस का 18 होता है। लेकिन यहाँ पे योटा की तो बात ही नहीं करी है, तो योटा की वैल्यू कितनी होती है वो तो आपको बतानी है, क्या होगी 10 की पावर। योटा की बताओ भाई, योटा तो 10 की पावर मेरे हिसाब से 24 होती है योटा की। चित्रांशी चौहान 18 12 किसकी है, हाँ 12 18, इसकी पावर योटा की हो जाएगी 24। लेकिन वो मैंने कराया नहीं क्योंकि ये आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसके बाद में आता है, ये तो मैंने बता ही दिया, ये आप नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैलन आ गया भाई, गैलन सामान्यतः किसके लिए यूज किया जाता है, गैलन का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है। ए कहता है गति के लिए करते हैं, बी कहता है कंटेनर के लिए करते हैं, आयतन की माप के लिए करते हैं, और कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो बता दो गैलन क्या होता है, जल्दी बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम, चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है भाई, फिर भी देख लो, अगर है तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो इसका आंसर दे दो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। चित्रांशी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। बाकी के लोगों का आंसर क्या आएगा, यहां पे याद रखना कि जब भी गैलन की बात आए, एक होता आपका गैलन, एक होता आपका बैरल। अच्छा, आपने कभी भी सुना है, न्यूज देखते होगे तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं और कच्चे तेल के दाम घटते हैं, सुना है। कच्चे तेल के दाम बढ़े तो कभी आता है कि कच्चे तेल के दाम किस में बढ़ते हैं, तो कहते हैं बैरल बढ़ गया, एक कच्चे तेल के बैरल की कीमत बढ़ गई है, कच्चे तेल के बैरल की कीमत बढ़ती है, बैरल की कीमत घटती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो, हाँ चित्रांशी, गैलन और बैरल ये दो वर्ड जो यूज होते हैं। अब यहाँ पे मैंने बात की कच्चे तेल की, अगर मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं तो बताइए कच्चा तेल को यहाँ पे, कच्चे तेल के लिए कंटेनर का यूज होगा, और कंटेनर जो होगा उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम आयतन की माप कर रहे हैं, एक आयतन की माप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसका जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, आयतन की माप के लिए। क्योंकि ये बैरल और गैलन जो होते हैं ना, ये एक तरीके के कंटेनर होते हैं, ये इस टाइप के कंटेनर जो मैंने बनाया इस टाइप का तो नहीं होता, लेकिन ये कंटेनर होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, आयतन होता है इसका कुछ, और इसका आयतन होता है कितना, बैरल की बात करेंगे तो कितना आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, 158.9 लीटर। कितना होता है, 158.9 लीटर। तो एक बैरल की अगर वैल्यू पूछी जाए तो लगभग 159 लीटर होता है। तो जो आपको ये कंटेनर दिख रहा है ना, तो इस कंटेनर में लगभग 159 लीटर तेल आता है। तो इसका मतलब है कि जब बैरल गिरता है तो 159 लीटर के तेल का जो टाइम कंटेनर है, इसकी कीमत घटती या बढ़ती है। ठीक है, ये तो तब लग रहा है सर जी, सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, देखते हैं। चलो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को अभी नहीं दिख रही है, अगर हो रही है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते हो आप। अब बात करते हैं गैलन की। तो गैलन जो होता है, गैलन की जो वैल्यू होती है वो 4.54 लीटर होती है, एक वैल्यू जो होती है 3.78 लीटर होती है। भाई मैंने इसकी दोनों दो वैल्यू क्यों बताई हैं, ये दो वैल्यू आपकी पूछी जाती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं, ब्रिटिश की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो आपका गैलन होता है वो लगभग 4.5 लीटर का होता है। लेकिन
यूएसए वाले इसे लगभग 3.25 लीटर का यूज करते हैं। तो यहां पे इन दोनों ने अपने अपने गैलन बना रखे हैं। बाकी जो बैरल होता है वो लगभग फिक्स है 158.9 लीटर। नहीं हो रही है, ठीक है, हो भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद हो रही है, मेरे यहाँ पे मैं सही चल रहा है। बाकी हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही है, हो रही होगी, लेकिन हो सकता है कभी कभी आता हो, थोड़ा सा लैग पड़ता हो, बाकी का वैसे ठीक चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। 19 क्वेश्चन है, 5.5 किलोवाट आवर क्या होता है, इसकी वैल्यू को बताना है। तो बता दीजिए 5.5 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग। ए आंसर है। यहाँ पे जो ये लगा है ना ये साइन, इसका मतलब है ये पावर में है, क्योंकि पावर नहीं लग पाया होगा तो इस वजह से इसका साइन यूज किया गया है। तो अब आपको बताना है 5.5 किलोवाट आवर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए क्या होती है, बता दीजिए। चित्रांशी चौहान, क्षमा शर्मा, एएसपी, क्या आंसर होगा इसका। तो पता नहीं, नेटवर्क के वजह से मुझे तो बेलन भी समझ नहीं आया। बेलन नहीं है, बैरल है, बैरल कहते हैं उसे, बैरल। बैरल क्या है, यहाँ पे बैरल जो है इसका यूज कहाँ होता है, जो कच्चा तेल होता है ना, जो हम पेट्रोलियम पदार्थ लेके आते हैं ना, वो बैरल में खरीदते हैं। तो कभी भी सुनोगे बैरल की कीमत घटती है, बैरल की कीमत बढ़ती है, यही तो सुनते हो, कच्चे तेल में बैरल की कीमत बढ़ गई, एक बैरल की कीमत बढ़ गई, एक बैरल की कीमत घट गई, सुनते हो। तो वो एक बैरल की कीमत का मतलब है कि एक कंटेनर है उसका, उसमें 159 लीटर तेल आता है, और 159 लीटर तेल की कीमत एक बार बढ़ती है तो इसका मतलब है कि एक कंटेनर की कीमत का बढ़ना, एक कंटेनर की कीमत का घटना, ये मैं बता रहा हूँ। बैरल में जो आपका कंटेनर है इसमें 159 लीटर तेल आता है, कच्चा तेल आता है, ऑयल आता है, ठीक है, ये होता है बैरल। गैलन की बात करेंगे तो गैलन भी इसके लिए ही यूज होता है, यानी यहाँ पे हम आयतन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तो 4.54 होता है, और यूएसए के अकॉर्डिंग 3.78 होता है। इतनी सी बात थी। हाँ, एएसपी 159 होता है, वो हम कहते हैं 159, लेकिन 158.9 लीटर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे नहीं होती है, होती है, थोड़ी बहुत तो हो जाती है। इस पे आ जाओ। 5.5 किलोवाट आवर, 5.5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 किलोवाट आवर की वो पता होनी चाहिए वैल्यू। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। अब मुझसे क्या पूछा गया है भाई, 1 किलोवाट आवर की हमें पता चल गया, तो 5.5 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे आपको 5.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 या 15, 5 6 ये लगभग आपका 18 के आसपास आएगा, 18 19 के आसपास। 5 3, हाँ 18 19 के आसपास आएगा। तो इसकी वैल्यू 18 19 में क्या वाला आपको एक दे रखी है, तो 19.8 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19.8, नहीं पता है मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई कर लेना, तुक्का भी नहीं है, तुक्का तो गलत हो गया। ये हो जाएगा, देखो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू पता है हमें, जब हमें 1 किलोवाट आवर की वैल्यू पता हो तो कितने भी किलोवाट आवर की वैल्यू निकलवा लो, 5.5 ही तो दिया है, बस इसमें 1 किलोवाट वाले में वैल्यू में 5.5 का मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसलिए 19 बता दिया क्योंकि 3 5 जा 15 यहाँ पे हो रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू दी है 14, तो इसका मतलब है 15 आंसर हमारा यहाँ से होगा, 15 से ऊपर आने वाला है, तो ऊपर में केवल एक दिया था, मल्टीप्लाई करके आप लगा लेना, ठीक है। आंसर तो 19.8 ही आना है, बाकी फिर भी आप अपनी तरफ से लगा लेना, एक बार ट्राई कर लेना क्या मल्टीप्लाई होके आएगा। तुक्का गलत हो गया। चलो लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कहता क्या है, 1 किलोवाट, यहाँ पे अभी पूछा था किलोवाट आवर, अब पूछा है किलोवाट की बात। अब 1 किलोवाट की, किलोवाट जो होता है वो किसका मात्रक होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आंसर बताना है कि 1 किलोवाट की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। 1000 जूल सेकेंड इनवर्स, यानी जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड, या फिर 10,000 जूल पर सेकेंड। बता दीजिए क्या आंसर होना है, जल्दी से बताइए। चित्रांशी चौहान, ओके, क्या आंसर होगा, तुक्का लगाओ, जल्दी लगाओ। एएसपी का तुक्का है क्या, बता दिया है डी आंसर 10,000, चित्रांशी ने बताया है ए आंसर।
एएसपी फिर बता रहे हैं ए आंसर। भाई एएसपी क्या है, धीरे धीरे करके चारे बता दोगे क्या? डी हो गया, फिर ए हो गया, दो ही बचे, बी और सी और बोल दो। तो मैं बता देता हूं, 1 किलोवाट की बात करते हैं। देखो 1 किलोवाट जो है, यहां पे 1 किलोवाट की बात करेंगे तो पहले तो पता होना चाहिए, देखो शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, पावर जो है वो क्या है, वो क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। इसका मतलब क्या है, कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होता है आपका जूल, और समय का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आपको यहाँ पे जूल सेकंड जूल सेकंड जूल सेकंड दिख रहा है ना, उसका रीजन क्या है, इसका जो शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 किलोवाट की। भाई 1 किलो, अभी हमने पढ़ा था कि किलो के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10⁻3। क्या यूज करते हैं, 10⁻3। और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो यहाँ पे 10⁻3 क्या हो जाएगी, 10⁻3 जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो जूल पर सेकंड यहाँ पे अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या है, 1000 हो जाएगा जूल पर सेकंड। आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। भाई डी तो गलत हो गया भाई। एएसपी, हाँ जी बिल्कुल एएसपी अब सही होगा, ए सही होगा सर, एबीसीडी सारे। कोई बात नहीं है, जल्दी में हो जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जल्दी चल जाएगी, लेकिन एग्जाम में जल्दी नहीं करना है। एग्जाम में क्या होता है, जल्दी में आंसर गलत होते हैं। एग्जाम में तो अगर यहाँ पे तो चलो ऑनलाइन होता है, लेकिन जो ऑफलाइन होता है ना, तो ऑफलाइन में तो हम ए की जगह पे बी लगा देते हैं, बी की जगह पे सी लगा देते हैं। यहाँ पे तो चलो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो क्लिक करके आप दोबारा भी चेंज कर सकते हो, ये फायदा मिल जाता है ऑनलाइन में। ठीक है, कोई बात नहीं है एएसपी, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन, इस पहले चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट के मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि यहाँ पे किलोवाट आवर हो गया, किलोवाट हो गया, बैरल आ गया, बैरल के अलावा नॉटिकल माइल आ गया, नॉटिकल माइल के अलावा यहाँ पे खगोलीय पिंड जो होते हैं उनकी दूरियां आती हैं, आपका पारसेक आता है, पारसेक कैसा मात्रक है, पारसेक का प्रकाश वर्ष में कितना मान होता है, खगोलीय पिंड का मात्रक क्या होता है, खगोलीय पिंड कितना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए। इसके बाद में अब जो आएगा वो नया चैप्टर आएगा, वो चैप्टर आपका मोशन का रहेगा, तो हमें मोशन को पढ़ना है। ये आपका एक कैसा कैसा है, ये पहला जो चैप्टर है ना यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कैसा है, ये केवल बेस होता है। ठीक है, आपका फिजिक्स का बेस चैप्टर है, या कहेंगे आधार टाइप का है। इस वजह से इसको हर चैप्टर में, मतलब जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये कभी सिलेबस में दिया भी ना हो ना, तब भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस है, यहां पे ये हर चैप्टर में आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कार्य बटे समय, जब आपके शक्ति पढ़ोगे तो उसमें कार्य बटे समय तो आएगा ही आएगा। इसका मात्रक भी बोलेंगे तो जूल पर सेकंड होगा, ये बाट आएगा तो उसमें भी आएगा, और यूनिट एंड मेजरमेंट में भी आएगा। तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट कभी सिलेबस में ना भी दिया हो तब भी आपको यूनिट एंड मेजरमेंट करना होता है, क्योंकि वो हर चैप्टर में आता है। ठीक है, मेरे 10 सही थे। हाँ जी, क्लास का टाइम तो अब यही रहेगा, क्योंकि जो है आपकी जो अखिल सर की जो क्लास थी वो अभी ललित सर लेंगे, और ललित सर का जो टाइम है, जो उनके पास में टाइम है, वो शाम का 6 बजे का टाइम है। इस वजह से ये जो क्लास है वो अब 9 बजे कर दी गई है। अखिल सर कुछ टाइम के लिए कुछ घर पे गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से, बाकी जब वो लौट के आएंगे तो वो क्लास फिर से वही लेंगे, तब तक वो ललित सर ले रहे हैं। और जो टाइम का इशू आ रहा है, इसलिए मैंने 9 बजे की क्लास कर दी है साइंस की, जो आपकी पहले 7 बजे हुआ करती थी। थोड़ा सा टाइम को बदला है, लेकिन थोड़ा सा आप भी हमारे साथ में कॉपरेट करिए। कॉपरेट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो क्लास मिलेगी साइंस की मिलेगी, जीएस की क्लास आपको 9 बजे वाली क्लास जो थी वो शाम को 6 बजे होगी। ठीक है, अब आपको बताना, हाँ जी, हाँ क्लास का टाइम यही रहेगा। बाकी मेरे 10 सही हैं भाई, 10 सही हैं, कम है अगर, हाँ चलिए पहली क्लास है मैं इसके लिए भी बोलूँगा, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाने की कोशिश करो। हर चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चन में लेके आऊँगा, और उन 20 से 30 क्वेश्चन में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 20 प्लस ही जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ हम में इंप्रूवमेंट है, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको पता है एसएससी जीडी की क्लास भी आपकी सुबह चली रही है। एसएससी जीडी की क्लास में मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, बाकी रेलवे का जो है उसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें दोनों में आपको मैं प्रैक्टिस सेट ना करा के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं यानी प्रैक्टिस सेट की तरह पे, मैं उनको भी लेके आऊँगा। ये भी मैं बता देता हूं कि आज आपकी मैंने क्लास ले ली है, कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी। उसका रीजन मैं बता देता हूं पहले ही, कि आप वेट करो, पहले से कई लोग करते हैं,
लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, कल थोड़ा सा क्या है कि श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो जिस वजह से कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, बाकी सारी क्लासेस जो होंगी। सर जी बट एग्जाम हॉल में सब गलत होते हैं। एग्जाम हॉल में गलत नहीं होते हैं, हम वहां पे क्या होते हैं ना, हॉपलेस हो जाते हैं। क्या होता है कि एग्जाम को देख के, टाइम को देख के माइंड जो है वो रन उतना तेज नहीं कर पाता, जिस वजह से वहां पे हम क्या करते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं। हॉपलेस होने के बाद में अपने आप ही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। वो गलत हमारे खुद की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ये तो है ही, बस आपकी यही रहेगा कल क्लास के लिए, शायद बाकी सारी क्लासेस रहेंगी आपकी, मैथ्स की क्लास रहेगी, जीएस की क्लास रहेगी शाम को, एनटीपीसी वाली जो रेलवे की क्लास चल रही है, और सुबह वाली में एसएससी जीडी की तीनों क्लास रहेंगी। जीएस की क्लास जो मैं ले रहा हूँ एसएससी जीडी में, वो शायद कल नहीं हो पाएगी, और शायद शाम को जो क्लास होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। परसों फिर मिलते हैं हम लोग, बाकी जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, उनमें आप फिर से जुड़ सकते हो कल। एग्जाम हॉल में क्यों नहीं हो पाता है भाई, एग्जाम हॉल में मैंने बता दिया ना कि हम लोगों के देखो, एक होता है कि जिससे हमारी जिंदगी बनने वाली है, जिससे हमारा करियर बनने वाला है। जब भी ऐसी चीज आएंगी जिससे कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला हो, हमारी जिंदगी संवरने वाली हो, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, अपना होप खोने लगते हैं, ठीक है, कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं गलत ना हो जाए। और जैसे ये हड़बड़ी आती है कि एक टाइम भी चल रहा होता है, भाई टाइम को तो छोड़ नहीं सकते, हम क्वेश्चन का भले ही धीरे कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो उतने ही टाइम पे चलना है, एक सेकंड में ही होनी है। चाहे भले ही आपका 10 सेकंड का 20 सेकंड का क्वेश्चन हो जाए, 10 सेकंड वाला 1 मिनट में हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन का हमारा टफ क्वेश्चन आता है, और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो ज़्यादा टाइम देने की वजह से हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, और जब हड़बड़ा जाते हैं ना, तो आते हुए क्वेश्चन अपने आप गलत होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम को मैनेज भी करना है, और मैनेज करने के चक्कर में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन को टाइम कम देने लग जाते हैं, क्योंकि एक में हमने ज़्यादा दे दिया, अब उसका टाइम मैनेज करना है, तो मैनेज करना है तो जो आ रहा होगा ना उसको हम कम करेंगे, और कम करेंगे तो क्या होगा, वहां पे गड़बड़ी होगी, और गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सोचने का टाइम कम हो जाता है। जब हमारे पास में सोचने का टाइम कम हो जाता है, तो हमारा पेशेंस लेवल गड़बड़ा जाता है, और जब पेशेंस लेवल गड़बड़ा जाता है, तो हमारे अंदर की जो हड़बड़ी होती है, वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करते हुए चली जाती है, ठीक है। हाँ, जल्दी की वजह से ही गलत होते हैं। तभी कहा जाता है कि आपके पास में टाइम होता है, उस टाइम को मैनेज करने के लिए जो आपको दिख रहा हो कि ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को उस टाइम पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उनमें टाइम वेस्ट करने से बेस्ट है कि आप अदर क्वेश्चंस पर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वहां पर हम टाइम को मैनेज कर लेंगे। अब होगा जो उससे टाइम जो बचेगा, उस पे हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं जो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। उससे तो टाइम मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट दे दूं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का टाइम खत्म कर दिया उस जगह पे। इस वजह से गड़बड़ियां होती चली जाती हैं, होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले तो भैया, घबराओगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप क्वेश्चंस को देखो, आ रहा है तुरंत लगाओ, नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि बाद में जब हमारे पास में टाइम होगा ना, तो उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए मेरे पास में 10 मिनट बची, तो 10 मिनट में मैं उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा जो इसमें मुझे थोड़ा सा सोचना है। हो सकता है सोचने से वो आंसर सही हो जाए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है वो तो आप 10 मिनट सोचो चाहे 50 मिनट सोचो, वो आंसर आएगा ही नहीं। कंफ्यूजन, डाउट वाले क्वेश्चन आपके बाद में रख सकते हो, ठीक है। जो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ सकता, उसको छोड़ दो, वो आएगा ही नहीं। चाहे 10 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, सारा ही टाइम दे दो, तब भी नहीं आएगा वो। लेकिन जो आने जैसे लग रहा है ना, मुझे ए और बी सी में इनमें डाउट है, तो डाउट वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है और उनको बाद में किया जाता है। हम लोग उसी में अटके रहते हैं, जिस वजह से गलतियां होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं आज की क्लास को, और फिर मिलते हैं आपको फिर परसों। मेरी क्लास परसों होगी, बाकी सबकी क्लास कल होगी, आप उन क्लास से जुड़िएगा। और मैं आपको परसों मिलने वाला हूँ एसएससी जीडी की क्लास, जो शाम को दोपहर में 12 बजे होती है, जो और जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, और शाम को जो क्लास जो चल रही है वो 9 बजे की क्लास में, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। यू आर मस्ट टीचर।